हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे लिख भी सकते हैं। अगर चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में क्वेश्चन आंसर ढूंढना ना पड़े। पहला क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म बच्चे को जन्म देते हैं, जिनके कारण कि उनकी स्पीशीज चलती रहे। दूसरा है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है और वह बच्चे को जन्म देता है, और जो बच्चा आता है उसे क्लोन कहा जाता है क्योंकि पेरेंट के ही जेनेटिकली सिमिलर उसका बच्चा भी होता है। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म अपने माता पिता से बिल्कुल ही अलग होते हैं क्योंकि इन्हें दो पेरेंट का गेमेटिक मटेरियल मिला हुआ होता है, और यह प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, बहुत लंबा समय लेता है। लेकिन ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसी बात नहीं होती है, रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है। फिर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स देखे जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड करते हैं, तो आपको उसका मेथड बताना है और सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। देखिए, पहला हो जाएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, डाइटम में होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। बडिंग ईस्ट में होगा, हाइड्रा में होगा, स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पोटैटो में होता है, ओनियन में होता है, गिंगर में होता है, और बनाना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है कि ऑर्गेनिज्म के जीवन जो चलती है, जीवन की जो साइकिल है उसके कई चरण होते हैं, उन चरणों के बारे में बताइए। तो कुल मिलाकर ये जो है यहाँ पे 3 चरण दिए गए हैं। एक चरण और होता है जो कि होता है डेथ यानी मृत्यु, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। पहला होता है जिमनाइल फेज यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले का फेज। इस टाइम में ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन डेवलप होना शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, इस टाइम में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर पाता है। तीसरा आता है सेनेसेंट फेज यानी अब वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खोने लगता है धीरे धीरे। और चौथा स्टेज आता है डेथ का यानी मृत्यु का। अब ऑर्गेनिज्म के सारे बॉडीली फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर है यह क्वेश्चन कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है और यह फ़ायदेमंद कैसे होता है। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि प्लांट पौधे के भाग से ही नए पौधों का जन्म हो जाता है। उनके रूट से हो सकता है, सूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है। जैसे पोटैटो में ये ट्यूबर से हो जाता है, ग्रासेस में ये रनर से हो जाता है, गिंगर में राइजोम से हो जाता है। एडवांटेज ये होता है कि बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि पौधे के भाग से ही दूसरे प्लांट आने लगते हैं तो बीजों की ज़रूरत नहीं होती है, खर्चे नहीं होते हैं। फिर है कि ऑर्गेनिज्म में मेन रिप्रोडक्टिव पैटर्न क्या क्या है। तो देखिए, 2 प्रकार का रिप्रोडक्टिव पैटर्न है। एक होता है ओविपोरस यानी जो कि अंडे देते हैं, दूसरा होता है वेविपोरस जो यानी जो अंडे नहीं देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए, अंडे देने वाले बहुत सारे आ गए, इसमें से कुछ स्नेक हो जाएंगे जो कि अंडे देते हैं, बर्ड देते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग बच्चे को जन्म देते हैं। फिर है कि स्पोर फॉर्मेशन को आपको समझाना है। ये सारे 2 नंबर के ही क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं। तो देखिए, स्पोर फॉर्मेशन सबसे पहले आपको लिखना है कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, फंगाई, एल्गी और कुछ प्लांट्स में देखा जाता है। स्पोर एक स्पेशल सेल होते हैं जो कि खुद नए इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं। फिर हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। हर्माफ्रोडाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे जीव होते हैं जिनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद रहता है, मेल भी मौजूद रहता है, फीमेल भी मौजूद रहता है। तो उन्हें क्रॉस फर्टिलाइजेशन रेयर ही वो करते हैं, वो खुद ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही कर लेते हैं। इसका सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल होता है अर्थवर्म और लीक। फिर आता है फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, जब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूज़न होता है तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार की होती है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी जब फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होती है,
दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी जब और फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है। एग्जाम्पल में देखिए, जिसकी बाहर होगी तो फिश हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा, मछलियाँ, और ह्यूमन की बात करें तो मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है। अब आपको बताना है एनुअल, बायनियल और पेरेनियल प्लांट का मतलब क्या होता है। देखिए, एनुअल का मतलब होता है कि जो अपने लाइफ साइकिल को, अपनी जीवन की साइकिल को एक ही साल में पूरा कर ले। जैसे कि होता है वीट कितने महीने लगा रहता है, 4 महीने लगा रहता है, 4 से 5 महीने। फिर बायनियल प्लांट जो कि 2 साल में अपना जीवन पूरा करेगा। बाय का मतलब ही होता है 2, जैसे कि कैरोट। फिर होता है पेरेनियल, यानी कि बहुत सालों तक ये रहता है, बहुत लंबा ईयर चलता है, लंबा पीरियड चलता है इसके जीवन के लिए, बार बार रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करने की इसकी क्षमता होती है, जैसे कि मैंगो ट्री, हर बार इसमें फल आते हैं और बहुत लंबा समय तक ये जीवित भी रहता है। लोग ये वृक्ष जल्दी मरता भी नहीं है। फिर आता है गेमेट क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का फॉर्मेशन जरूरी क्यों है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, क्योंकि गेमेट का फॉर्मेशन होता है फ्यूज़न करने के लिए, उसमें तो फर्टिलाइजेशन होती नहीं है, तो गेमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। गेमेट हैप्लॉइड सेक्स सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जैसे कि स्पर्म हो गया मेल गेमेट और एग हो गई या ओवा हो गई फीमेल गेमेट। इससे होता क्या है कि जो बच्चे आने वाले होते हैं उसमें डाइवर्सिटी देखी जाती है, जीन में डाइवर्सिटी देखी जाती है। फिर है कि बडिंग क्या होती है, ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म के बाहर आपने डायग्राम में देखा होगा कि ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर एक अलग सी आकृति जो है निकल जाती है, आउट ग्रोथ हो जाता है। वो क्या करती है, उसी को बर्ड कहते हैं। वो बर्ड धीरे धीरे पेरेंट बॉडी से ही खाना लेती है, पीना लेती है, भोजन लेती है, नरिशमेंट लेती है, और जब टाइम उसका आता है तो वो एक नया इंडिविजुअल में खुद ही ग्रो कर जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो क्या करती है, कॉलोनी बना लेती है और वहीं रहती है। हाइड्रा में ऐसा देखने को मिलता है, ईस्ट में ऐसा देखने को मिलता है। फिर है क्या, अब आपको ये बताना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेगमेंटेशन से प्रोड्यूस होते हैं उनकी विशेषता क्या है। देखिए, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, फ्रैगमेंटेशन एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 भागों में टूट जाएगी या फिर बहुत सारे भागों में टूट जाएगी, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है, ऐसा समझिए, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है और प्रत्येक टुकड़ा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इसे स्पायरोगेरा में देखा जाता है, कुछ फ्लैटवर्म में देखा जाता है। अब आपको बताना है कि डायोसियस और मोनोसियस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देखिए, डाय का मतलब होता है 2, यानी कि मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन, यानी मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे। जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे तो यहाँ पे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी नहीं। डायोसियस एंड मोनोसियस ऑर्गेनिजम्स विथ एग्जाम्पल, यानी डायोसियस और मोनोसियस को एग्जाम्पल से समझाना है। डाय का मतलब होता है 2, डायोसियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे। जब ऐसा होगा तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, जैसे कि पपाया में और ह्यूमंस में। ह्यूमंस की बात करें तो मेल के पास मेल गेमेट होती है और फीमेल के पास फीमेल गेमेट होती है। मेल गेमेट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गेमेट को एग या ओवा कहते हैं। मोनोसियस किसे कहते हैं, और मोनोसियस यानी मेल और फीमेल गेमेट जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, मेज हो गया, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही कर लेते हैं। फिर आता है जायगोट किसे कहते हैं और यह इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जायगोट डिप्लॉयड सेल होता है जो कि फ्यूज़न ऑफ गेमेट से बनता है। देखिए, पहले मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों का फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट किसी भी ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट सेल होता है और जायगोट बार बार माइटोटिक डिवीजन करता है जिससे कि वह एम्ब्रियो में डेवलप होता है। फिर है कि रिप्रोडक्शन में पॉलन ग्रेन का क्या रोल होता है। तो पॉलन ग्रेन ही मेल गेमेट को कैरी करते हैं और दूसरे के फ्लावर के स्टिग्मा पर उसे डाल देते हैं। फिर अब पोस्ट जायगोटिक डेवलपमेंट क्या, यानी जायगोट के बाद किसका डेवलपमेंट होगा। तो जायगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। फिर डिसएडवांटेज क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये काफ़ी तेज़ी हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से होता है, पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और तो और अगर ऑर्गेनिज्म को मेट की भी तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइसोलेटेड पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा, और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर है वो यही मेथड करते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, क्योंकि पेरेंट एक ही इन्वॉल्व होते हैं तो जो बच्चे आते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखी जाती है। अगर इन्वायरमेंट के कंडीशन चेंज होती है तो ये अडेप्ट नहीं कर पाते और इनकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। इन्वायरमेंट में कोई चेंज होगा ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। फिर है कि देखिए, बाइनरी फिजन डिवर इन अमीबा एंड पारामीशियम। बाइनरी फिजन अमीबा में कैसे अलग है, पारामीशियम में कैसे अलग है।
तो बाइनरी फिजन अमीबा में किसी भी प्लेन पे हो सकता है, जबकि पारामीशियम में होगा तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा। फिर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज है ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ऑफस्प्रिंग में यानी बच्चे में जेनेटिक वेरिएशन आती है, जिसके कारण कि वो बदलते हुए इन्वायरमेंट में खुद को अनुकूल कर सकता है और इवोल्यूशन में योगदान दे सकता है। फिर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का क्या रोल होता है। मियोसिस प्रोसेस जब होती है तो क्रोमोसोम नंबर सीधे हाफ हो जाता है, ताकि जब आगे चल के 2-3 प्रोसेस और आगे आए तो जो ऑफस्प्रिंग है उनको दोनों के सेम क्रोमोसोम नंबर मिल जाए, कोई मिस्टेक ना हो। फिर है कि आइसोगेमी और एनिसोगेमी में क्या अंतर है। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोगेमी मतलब गेमेट जो है देखने में शेप साइज में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक समान होते हैं, जैसे कि कुछ एल्गी में। एनिसोगेमी में गेमेट का शेप साइज बिल्कुल अलग अलग होता है, ये हायर प्लांट और एनिमल में देखा जाता है। फिर है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो बहुत सारा गेमेट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है। देखिए जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं यानी फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी के बाहर होती है तो वो एग ले करते हैं, तो एग वो बहुत ज़्यादा लेकर देते हैं, क्योंकि जब वो बाहरी वातावरण में एग ले करते हैं तो शिकारियों से भी तो खतरा होता है, दूसरे भी तो जानवर है वो एग को खा जाएंगे, इसीलिए लार्ज नंबर में करते हैं ताकि कुछ ना कुछ जो है ऑफस्प्रिंग उससे बन जाए। फिर है कि लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन में क्या मतलब है, क्या रिलेशनशिप है। देखिए लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। जैसे हाथी का होता है 60 से 75 साल, मे फ्लाई का होता है 1 दिन, बटरफ्लाई का होता है 1 सप्ताह। तो इससे रिप्रोडक्शन का क्या ताल्लुक है। तो देखिए डायरेक्टली तो कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ ऑर्गेनिज्म एकदम आराम से रिप्रोड्यूस करते हैं जबकि कुछ कम रिप्रोड्यूस करते हैं और लंबा जीते हैं। फिर है कि क्लोन में क्या अंतर है और कोई ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है उसमें क्या अंतर है। देखिए क्लोन का मतलब होता है कि वो पेरेंट के बिल्कुल जीन में समान होगा, जेनेटिकली समान होगा। ऑफस्प्रिंग में तो अलग अलग गेमेट्स होते हैं इन्वॉल्व, तो ऑर्गेनिज्म जो आते हैं जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो भी एकदम अलग होते हैं। फिर है कि जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी तो इससे बेटर सर्वाइवल कैसे होगा। देखिए जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है तो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्शन इसे मिलती है, इनसाइड द मदर बॉडी होती है, तो उसे क्या होता है इन्वायरमेंट के जो खतरे हैं वो इसे नहीं झेलने पड़ते हैं। फिर है कि वैसे प्लांट जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो उनकी विशेषताओं की बात करें तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पौधे आते हैं प्लांट के पार्ट से ही पौधों का क्रिएशन हो जाता है, तो उनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ट्यूबर हो गया, रनर हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे ही नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर है कि बैम्बू स्पेसीज फ्लावर जो है एक ही बार करते हैं अपने जीवन में, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए बहुत ही ये पूछा जा रहा है कि बैम्बू स्पेसीज में फ्लावरिंग रेयर क्यों है। तो इसलिए रेयर है क्योंकि पूरे जीवन में ये एक ही बार फ्लावर देते हैं, एक ही बार फूल देते हैं 50 से 100 साल के बाद, उसके बाद ये सीड प्रोड्यूस करने के बाद मर जाते हैं। फिर है कि आखिर रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी क्यों होता है। देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे स्पीसीज दर स्पीसीज चलती रहती है, ओल्डर इंडिविजुअल ख़त्म होते रहते हैं, नए इंडिविजुअल आते रहते हैं। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर है। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी आती है वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है, वही एक टुकड़ा एक एक टुकड़ा जितने टुकड़ों में बटी वो सब अपने अपने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की कोई पार्टिकुलर पार्ट कट गई तो वो वहाँ से फिर से वो पार्ट आ जाएगा, जैसे कि स्टारफिश में होता है। फिर एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये होता है कि लार्जर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इससे कभी कभी आ जाते हैं, जिससे कि इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बने रहते हैं। फिर ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली। तो देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ह्यूमन बॉडी में एसेक्सुअली करता है और मॉस्किटो में सेक्सुअल करता है, और हाइड्रा। फिर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे आते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर क्यों नहीं होते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल में देखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर ह्यूमन की ही बात करें तो उनमें 2 गेमेट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल का आएगा एक फीमेल का आएगा, तो दोनों के उनमें जेनेटिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इसीलिए वो अलग दिखते हैं, अलग होते हैं। फिर है कि हनी बी के लाइफ साइकिल के बारे में बताएं इन टर्म ऑफ पैर्थोजेनेसिस। पैर्थोजेनेसिस प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एक तरह से होती है, जिसमें कि देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है
कि लाइफ साइकिल आपको बताना है हनी बी का। तो इसमें क्या होता है कि अनफर्टिलाइज एग से ही बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। तो अनफर्टिलाइज एग से ही मेल ड्रोन डेवलप करते हैं, जबकि फीमेल वर्कर, क्वीन, ये सब फर्टिलाइज एग से डेवलप करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डिसएडवांटेज क्या है? तो देखिए डिसएडवांटेज ये है कि लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कम बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत समय भी लगता है। फिर है कि हायर प्लांट में जो सीड आप देखते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक तरह से कारण है। क्यों? तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद ही तो सीड का फॉर्मेशन होता है। फिर है 2 प्रकार की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी आपको बतानी है एनिमल में। तो देखिए एक होता है आर स्ट्रेटेजिस्ट, दूसरा होता है के स्ट्रेटेजिस्ट। आर स्ट्रेटेजिस्ट में पेरेंटल केयर कम होता है, ज़्यादा बच्चे आते हैं। के स्ट्रेटेजिस्ट होता है कम बच्चे आते हैं और बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और यह एडवांटेजेस क्यों है? जैसे देखिए 2 प्लांट हैं, एक प्लांट के पास मेल गेमेट है, दूसरे प्लांट के पास फीमेल गेमेट है। फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक का जो है पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पर जाएगा, यही होती है क्रॉस पॉलिनेशन। इससे जेनेटिक वेरिएशन आएगी क्योंकि 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, प्लांट ज़्यादा चेंजिंग इन्वायरमेंट में रह पाएगा। रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि नए इंडिविजुअल को यह जन्म देता है और इस धरती पर जीवन को चालू रखने का काम करता है। आपको बताना है कि फिजन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए फिजन क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसके बाद वो सब अलग अलग टुकड़े खुद एक इंडिविजुअल बन जाते हैं। जैसे बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब का होता है 2, बाइनरी का मतलब होता है 2। इसमें एक पेरेंट बॉडी आती है, 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, वो दोनों टुकड़े अपने अपने ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। दूसरा होता है मल्टीपल, यानी पेरेंट बॉडी बहुत ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाती है, वो सारे हिस्से अपने अपने इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अनफेवरेबल का मतलब होता है यानी जब कंडीशन अपने हिसाब से ना हो। तो जब इन्वायरमेंट की कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो स्पोरुलेशन का क्या काम होता है? तो देखिए स्पोर जो है को घेरे हुए एक प्रोटेक्टिव वॉल रहता है, जिससे कि जो फंजाई है वो एकदम कड़े से कड़े इन्वायरमेंट को भी सह सकता है। फिर अब प्रोटेंडर्स और प्रोटोगाइनस ऑर्गेनिज्म में आपको बताना है। देखिए जो प्रोटेंडर्स होते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मेच्योर हो जाते हैं जैसे सनफ्लावर, और जो प्रोटोगाइनस होते हैं उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मेच्योर होते हैं। एपोमिक्सिस क्या होती है और हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि ऑफस्प्रिंग जो आते हैं वो बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगी, जो बच्चे आएंगे उनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन देखी जाती है, जेनेटिक वेरिएशन देखी जाती है। ओवोविविपैरिटी को समझाइए, एग्जाम्पल दीजिए। देखिए जो एग होते हैं वो अपने मदर के बॉडी के अंदर ही डेवलप करते हैं और हैच कर जाते हैं और बाद में उनका जन्म होता है, इसे कहते हैं ओवोविविपैरिटी, जैसे कि कुछ शार्क में देखा जाता है, रैटल स्नेक में देखा जाता है। सिंगेमी क्या होता है और ये प्लास्मोगेमी से डिफरेंट कैसे? तो देखिए फ्यूज़न ऑफ बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई ऑफ गेमेट, जब साइटोप्लाज्म और गेमेट के न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है, ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस सिंगेमी कहलाती है। प्लास्मोगेमी मतलब 2 सेल के साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होना बिना न्यूक्लियर फ्यूज़न के। फिर है कि एल्गी रिप्रोडक्टिव मेथड को कैसे अडेप्ट करती है? तो एल्गी जो है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है फेवरेबल कंडीशन में। फिर है गेमेटेनिया क्या होती है? गेमेटेनिया स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे कि गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। आपको होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक में अंतर बताना है। तो देखिए होमो में क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं जैसे कुछ फंजाई में, और हेट्रोथैलिक में मेल स्ट्रक्चर अलग में मौजूद होगा, फीमेल स्ट्रक्चर अलग में मौजूद होगा जैसे कि डेड पाम में। फिर है कि अर्थवर्म को हर्माफ्रोडाइट क्यों कहते हैं? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थवर्म के पास मेल गेमेट भी होता है, फीमेल गेमेट भी होता है, जिसके कारण वो आराम से फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर है कि एनिसोगेमी को आपको एग्जाम्पल से समझाना है। एनिसोगेमी का मतलब है कि जो गेमेट्स है उनका शेप अलग है, उनका साइज अलग है। विविपैरिटी कैसे इम्पोर्टेंट है ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल के लिए? देखिए ओविपैरिटी और विविपैरिटी। ओविपैरिटी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अंडे देते हैं, विविपैरिटी जो जन्म देते हैं। तो जो जन्म देते हैं वो उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो ज़्यादा जी पाएंगे क्योंकि वो इनसाइड द मदर बॉडी होते हैं,
जिनके कारण उन्हें बाहर के इन्वायरमेंट से भी खतरा नहीं होता है, जानवरों से भी खतरा नहीं होता है। बस इसमें एक ही बात आ जाती है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम चाहिए, बहुत पैरेंटल केयर चाहिए, मदर की बहुत एनर्जी लगती है। फिर ओगेमी क्या होता है और एक एग्जांपल भी बताइए। देखिए एनिसोगेमी का एक प्रकार है जहाँ पे कि एक गेमेट बड़ा होता है और इमोबाइल होता है, यानी कि चल फिर नहीं सकता है, जबकि दूसरा गेमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है, जैसे ह्यूमन में होता है। फिर है कि रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग कैसे। देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन थ्रू सेल डिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन, या फिर आप कहें कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, जैसे पहले गेमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल गेमेट आएगी, फीमेल गेमेट आएगी, दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा, जायगोट माइटेटिक डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डिवीजन करेगा, सारे टिश्यू बनते हैं, ऑर्गेन बनते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। फिर आपको बताना है कि ओवोल्यूशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है। ओवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब ओवरी से एग या ओवा निकलती है तो एवोल्यूशन, और इम्प्लांटेशन वो होता है कि जब जायगोट यूट्रिन वॉल में जाके लग जाता है। फिर है कि पेरेनियल प्लांट कम फ्लावर क्यों करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी अपने जीने में खर्च कर देते हैं। फिर है कि रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज में क्या अंतर है। रिप्रोडक्टिव फेज में आदमी रिप्रोडक्शन कर सकता है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है, और सेनेसेंट फेज में उसकी जो सारी गतिविधियां होती है, बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, वो सारे स्लो डाउन होने लगते हैं, बॉडली फंक्शन स्लो डाउन होने लगता है, यानी अब जो है वो नहीं कर सकता है रिप्रोडक्शन, और उसके बाद फाइनल डेथ आ जाती है। फिर है कि जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड है उसे नेकेड क्यों कहा जाता है। नेकेड का मतलब होता है खुला, तो इसलिए होता है क्योंकि सीड किसी भी फ्रूट में घिरे हुए नहीं होते हैं। फिर है कि रिप्रोडक्शन को करने के लिए हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है, देखिए हार्मोन जैसे कि स्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है महिला में, वोमेन में, और मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। ये सारे गेमेट प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को देखते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसका ऑब्जेक्टिव भी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।